आज की जो टॉपिक होगी वह 6.2 अध्याय के लिए वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलनों को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपको बताए थे कि जब अवकलन होगी तो अवकलन की एक ज्यामितीय रूप भी होती है, एक ग्राफीय रूप भी होती है। तो अवकलन की ज्यामितीय और ग्राफीय रूपों पर सबसे पहले विचार करते हैं। तो ये काम करते हैं, मान लिया कि एक फलन लेते हैं y बराबर x, एक फलन ले लिया, ठीक है। हम y को fx भी लिख सकते हैं, fx बराबर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन के प्रारंभिक दौर में ही आप सीख चुके हैं कि y को fx कही जाती है। तो आपको इसे देखने से ही पता चलती है कि यह एक रैखिक फलन है, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम सबसे एक है, तो वह की रैखिक फलन है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब हम लोग रैखिक फलनों की ग्राफ खींचते हैं तो रैखिक फलनों की ग्राफ एक सीधी रेखा आती है, और यहाँ पर जो y बराबर एक्स या fx बराबर x का जो अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वह बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो इस स्ट्रेट लाइन के हम इस सीधी रेखा जो है आपकी, इस सीधी रेखा के किसी एक बिंदु के लिए बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि सीधी रेखा पर स्थित कोई यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु के लिए बात करते हैं। अब जरा सोचिए, इस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए एक्स एक्सिस पर हम आते हैं। तो एक्स एक्सिस पर मान लिया कि यहाँ से लेकर, इसे m नाम दे देते हैं, यहाँ से लेकर यह विस्थापन जो है वह dx है। अच्छी बात, एक्स एक्सिस पर है, हम अत्यल्प विस्थापन लिए, मान लिया कि यह बिंदु जो है इस एक्स एक्सिस पर अत्यल्प विस्थापन dx किया है, तो हम लोग अत्यल्प दूरी को dx से ही सूचित करते हैं। इसी प्रकार से ये y एक्सिस पर भी कुछ ना कुछ विस्थापन करेगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये n हम डाल दिए। तो मान लिया कि यह विस्थापन जो ON है वह dy है, अगर यह dy है तो यह भी dy ही होगी, ठीक। इसे हम लोग p नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे देखेंगे कि जो आपका ये y बराबर x की जो ग्राफ आ रही है वो यहाँ पर x एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस रेखा की, इस OP रेखा की अगर ढाल निकालेंगे, OP रेखा की हम ढाल के लिए बात करते हैं, तो हम लोग को पता है कि किसी की tan थीटा को ही हम लोग ढाल कहते हैं। तो tan थीटा, और tan थीटा बराबर आपको सूत्र पता होगा लंब बटा आधार। तो इसमें लंब का मान देख लीजिए, अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो लंब का मान dy हो और आधार का मान dx। तो इसका अर्थ है कि जो dy बाई dx है ये tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा रेखा की ढाल के बराबर होती है। इसका तात्पर्य है कि अगर आप dy बाई dx को f डैश x लिखें तो dy बाई ds या f डैश x किसी फलन की अवकलन है, और यह अवकलन किसी स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होती है। तो यहाँ से हम एक अवकलन की परिभाषा निकाल सकते हैं, खोज कर सकते हैं कि कोई अगर रेखा है तो उस रेखा की ढाल ही अवकलन होती है। नहीं, कह सकते हैं कि अगर कोई फलन है, उस फलन से जो आप रेखा खींच रहे हैं, जो वक्र खींच रहे हैं, उस वक्र की मतलब रेखा की जो ढाल होगी वो ढाल को ही तो अवकलन कहेंगे। और हाँ, आप जिस बिंदु पर ढाल निकालना चाह रहे हैं, रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु है ना, तो इसमें कोई एक निश्चित बिंदु लेनी होगी, जैसे हम निश्चित बिंदु पी लिए है, उस पर जो उस निश्चित बिंदु पर जो ढाल निकलेगी वही उसका अवकलन कहलाएगा। तो अवकलन की परिभाषा लिखने से पहले एक और बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि अगर मान लेते हैं कि y बराबर x, तो ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिला। अगर कोई ग्राफ इस तरह से आ जाए, किसी फलन की ग्राफ तो बहुत तरह की हो सकती है, इस तरफ से आ जाए इस तरह से,
तो आप कहेंगे कि क्या इस पर, ये तो रेखा है ही नहीं, जैसे ये तो सीधी रेखा थी जो धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए, इसका स्पर्श रेखा निकाल पाए, इसका ढाल निकाल पाए। तो क्या इसमें अगर ये किसी फलन की ग्राफ है तो क्या इसमें आप dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं? तो इसमें हम dy बाई डी एक्स इसमें भी निकलेगी। तो अगर dy बाई डी एक्स निकलेगी तो आपको तो मन में सोच रहे होंगे तो क्या इसमें भी ढाल निकलेगी, क्योंकि आप dy बाई डी एक्स ढाल को ही कह रहे हैं, तो इसमें भी ढाल निकलेगी। देखिए इसमें भी आप किसी एक निश्चित पॉइंट ले लीजिए, निश्चित बिंदु ले लीजिए, और जिस निश्चित बिंदु पर आप ढाल निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ये टेढ़ा टेढ़ी रेखा है, एक वक्र रेखा है, तो यहाँ भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए इस बिंदु के लिए तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये थीटा कोण बनाएगा, और यह अगर dx विस्थापन किया है और ये dy विस्थापन किया है, तो यहाँ भी इस P बिंदु पर ढाल निकलेगा। यहाँ भी बिंदु P पर वक्र की ढाल निकल पाएगी, क्या? tan थीटा बराबर dy बाई dx। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी फलन हो, उन सभी फलनों का ग्राफ खींचा जा सकता है, और अगर ग्राफ खींची जा सकती है तो वहां उस ग्राफ के किसी भी बिंदु पर आप ढाल निकाल सकते हैं। कोई निश्चित बिंदु पर आप ढाल ज्ञात कर सकते हैं, और वही ढाल हमें dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स या अवकलन का मान देता है। तो अवकलन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि अवकलन किसी फलन के वक्र की स्पर्श रेखा की, वक्र के स्पर्श रेखा की ढाल होती है, जिस निश्चित बिंदु पर यह ज्ञात किया जाता है। तो आपको बताए थे कि हम अवकलन की परिभाषा बाद में आपको समझा देंगे, तो आप यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ गई थी कि हम लोग बिना अवकलन को परिभाषित किए, बिना dy बाई डी एक्स को रेखा की ढाल जाने हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अवकलन की परिभाषा आपको आज ज्यामितीय रूप के द्वारा दिए। तो अवकलन की परिभाषा अब से आप लोग देख लेंगे कि सच में अगर कोई फलन है तो उस फलन की जो वक्र होती है, जो रेखा होती है, उस रेखा की स्पर्श रेखा, इसमें इस रेखा की खुद है स्पर्श रेखा, ये रेखा के रूप में है, और यहाँ वक्र की ये देखिए स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है वही ढाल डिफरेंशिएशन कहलाती है, अवकलन कहलाती है। तो अवकलन किस प्रकार से हम परिभाषित किए कि अवकलन किसी फलन के वक्र के स्पर्श रेखा की ढाल होती है, जिस निश्चित बिंदु पर यह ज्ञात किया जाता है, उसी निश्चित बिंदु पर उस ढाल के लिए अवकलन कहलाएगा। तो इसके बाद में हम लोग एक और बात सीखेंगे कि जिस प्रकार से tan थीटा मतलब क्या, ढाल जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, तो उसी तरह से आपको जो डिफरेंशिएशन होगी, जो आपको dy बाई डी एक्स का मान होगा वह भी पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हम लोग विभिन्न कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं कि अगर ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश है, तो नहीं, यहाँ पे इसको साधारण से हम कोऑर्डिनेट के रूप में इसे पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री सीधे लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। इसे आप लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जो tan थीटा का जो साइन होता है, चिन्ह होती है, वो प्लस में होता है। तो इसमें f डैश एक्स भी प्लस में होगा, अर्थात क्या, ग्रेटर देन 0 नहीं। इसका अर्थ है कि 0 से लेकर 90 के बीच में जो f डैश एक्स का मान आएगा, जो ढाल आएगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। इस तरह से 90 से 180 के बीच में ढाल निगेटिव होती है, तो इसमें जो f डैश एक्स आएगा ये भी निगेटिव आएगी, माइनस में,
अर्थात लेस देन 0। और यहाँ पर जो थर्ड कोऑर्डिनेट है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, यहाँ पर साइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होगा तब तो प्लस में आएगा, और यहाँ पर भी फिर से निगेटिव होती है चिन्ह, तो यहाँ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच ग्रेटर देन 0, 90 से 180 के बीच लेस देन 0, और 180 से 270 डिग्री के बीच ग्रेटर देन 0, फिर 270 से 360 डिग्री के बीच लेस देन 0। तो इस तरह से होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस पूरे को नोट करने के बाद में हम लोग अब परिभाषा देखते हैं अपने वर्धमान और ह्रासमान फलन की। ह्रासमान और वर्धमान फलन की परिभाषा जानने से पहले हम लोग जानने के लिए एक आध उदाहरण पर ले जाते हैं। पहले उदाहरण पर हम लोग समझते हैं कि कब ह्रासमान फलन होगी, कब वर्धमान फलन होगी, तब आपको हम परिभाषा को दिखाएंगे। तो हम एक बात करते हैं एक फलन के लिए। मान लिया कि y बराबर x प्लस 4 एक फंक्शन है, एक फलन है, तो आप y को fx भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी आपको फलन दिख रहा होगा कि x प्लस 4, तो इसमें यह एक रैखिक फलन है भाई, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी पावर x की एक ही है। हालांकि रैखिक आप इसे देखेंगे कि अंतःखंड ढाल रूप का है। अगर आप 11वीं क्लास पढ़े होंगे तो 11वीं क्लास में आप देखे होंगे कि यह अंतःखंड ढाल रूप का समीकरण है। नहीं, आप y बराबर mx प्लस c के रूप में आप जो अंतःखंड ढाल रूप में सूत्र के लिए सूत्र पढ़े थे वो इस रूप में दिया गया है। यहाँ पर m को हम लोग ढाल और c को अंतःखंड कहते थे जो y एक्सिस पर होता था। तो यहाँ पर अगर ढाल कुछ नहीं है देखेंगे तो एक है, तो यहाँ पर जो ढाल के लिए बात करेंगे यहाँ पर m का मान 1 है, वो भी प्लस 1 है। तो प्लस 1 होने पर जो tan थीटा का मान होती है वो 45 डिग्री होती है। इसका अर्थ है कि जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा ना कि 1 2 3 4 ये y पर तो 4 से होकर जाएगा, लेकिन x एक्सिस के साथ ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे कोण बनाते हुए जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक और हम समीकरण लेते हैं y बराबर माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ भी आप y बराबर mx प्लस 4 से तुलना कीजिए, c से तुलना करेंगे तो यहाँ भी ढाल m का मान -1 मिला और जो c का मान है वो 4 मिला। अगर इसके ग्राफ के लिए बात करते हैं, इसके ग्राफ अगर m का मान -1 है, इसका अर्थ है क्या कि ये tan 135 डिग्री का मान है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये y एक्सिस पर 4 से होकर तो गुजरेगी, लेकिन x एक्सिस पर 135 डिग्री उसके धनात्मक दिशा के साथ 135 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये ग्राफ रहा इसका, यहाँ पर ये 135 डिग्री बनाया। अब इसमें से आपको हम बता दें कि इस फलन को इसको हम लोग वर्धमान फलन कहते हैं, इसे हम लोग वर्धमान फलन कहते हैं, और इसको हम लोग ह्रासमान फलन कहते हैं। ह्रासमान फलन हम एक उदाहरण लिए हैं, ये वर्धमान फलन की उदाहरण है और ये ह्रासमान फलन की उदाहरण है। तो आप इसमें चेक करेंगे कि क्या दोनों में अंतर हो गया जिसके कारण ये वर्धमान फलन हो गई और यह ह्रासमान फलन हो गया। तो आप जरा आराम से देखिए, इसे देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ x की वैल्यू 0 थी, आराम से देखेंगे x की वैल्यू 0 थी तो y का मान 4 था। यहाँ से मान लिया कि हम यहाँ पर x की वैल्यू बढ़कर चले आए, तो आप देखेंगे कि y जो है y का मान यहाँ पर पहुँच गई। फिर x की वैल्यू और बढ़ाएं तो y का मान यहाँ पर पहुँच गया। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए ना, जब x इतना दूर लिए थे, शून्य था तो y 4 था,
जब एक्स वाई मतलब क्या है, एफ एक्स है ना, वाई की जगह हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 से बढ़ाकर यहाँ लाए तो देखिए y भी इतना से बढ़कर इतना हो गया, फिर और बढ़ाए x की वैल्यू तो y और ज्यादा बढ़ गया। इसका अर्थ है कि x जैसे जैसे बढ़ने पर y या fx भी बढ़ते जा रहा है, नहीं तो ये वर्धमान फलन होगा। इसके जस्ट विपरीत देखिए, इसके जस्ट विपरीत इसको देखिए, ह्रासमान फलन में क्या अंतर है। शुरू में यहाँ x का मान 0 था, y की वैल्यू 4 थी। अब मान लिया कि x की वैल्यू यहाँ से बढ़ाकर सीधे यहाँ कर दिए, x का वैल्यू जैसे ही बढ़ा y देखिए घटकर पहले इतना हुआ करता था 0 पर, अब इतना ही हुआ करता है। x की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दिए तो y, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ x ला दिए तो y देखिए 0 हो गया। इसका अर्थ है कि इसमें x बढ़ने पर, इसमें x बढ़ रहा है तो fx का मान घट रहा है। तो और इसमें क्या हो रहा है कि x भी बढ़ रहा है और fx भी बढ़ रहा है। तो जिसमें याद रखेंगे x बढ़ने पर fx का मान बढ़ेगा वह वर्धमान फलन होगी, और जिसमें x बढ़ने पर fx का मान घटेगा वह आपका ह्रासमान फलन होगा। तो इस तरह से हम साधारण स्तर पर एक परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी फलन में x की वैल्यू, x का मान बढ़ने पर fx भी बढ़े तो वह वर्धमान फलन होगी। इसके विपरीत, इसके विपरीत x का मान बढ़ने पर fx घटने लगे तो वह ह्रासमान फलन होगी, ह्रासमान फलन होगी। तो इस तरह से हम वर्धमान फलन और ह्रासमान फलनों को परिभाषित कर पाए। यदि किसी फलन में x की वैल्यू बढ़े और fx भी बढ़ने लगे, x बढ़े तो fx का भी मान बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो वो आपकी वर्धमान फलन होगी। और यदि x की वैल्यू बढ़े और fx की वैल्यू तब घटने लगे तो आपकी ह्रासमान फलन हो जाएगी। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। एक और उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन के हम एक साधारण परिभाषा सीख लिए कि जब x की वैल्यू बढ़े तो fx भी बढ़ने लगे तो वर्धमान फलन, और जब x की वैल्यू बढ़े तो और fx की वैल्यू घटने लगे तो वह ह्रासमान फलन होते हैं। इसमें हम लोग देखें कि m का मान जो ढाल है, ढाल, वह ढाल इसमें पॉजिटिव है, +1 है ना, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का, और इसमें जो हमारा ढाल था वह निगेटिव है, -1 tan 135 डिग्री। तो हम एक और बात करते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि fx बराबर sin x है ना, एक फलन है। अब जरा इसका ग्राफ खींच के देखते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे ग्राफ प्राप्त होती है। आप लोग 11th क्लास में खींचे भी होंगे, कुछ ऐसे ग्राफ प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर π/2 डिग्री, यहाँ पर π डिग्री, यहाँ पर 2π/3 डिग्री है ना, और यहाँ पर 2π डिग्री। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें आप बताइए कि ह्रासमान फलन है या फिर वर्धमान फलन है, तो आप लोग इसमें देखकर अजीब से महसूस कर रहे होंगे। इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ तक तो वर्धमान है, 0 से लेकर π/2 तक हम x की वैल्यू बढ़ाने पर, x की वैल्यू बढ़ाने पर आपको fx की वैल्यू बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ तक तो वर्धमान है, लेकिन
यहां तक देख रहे हैं कि फिर पाई बाई टू से लेके पाई तक, अब देखिए एक्स की वैल्यू बढ़ने पर अब एफ एक्स घट रहा है। इसका अर्थ है कि पाई बाई टू से लेके पाई तक ये ह्रासमान होगा। ओ यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर पाई से लेकर 2 पाई/3 तक देखिए एक्स की वैल्यू बढ़ने पर फिर से ये घट रहा है, नहीं माइनस में जा रहा है ना, घटते जा रहा है। तो पाई से लेकर 2 पाई/3 तक भी एक्स की वैल्यू बढ़ने पर एफ एक्स घट रहा है, तो यहाँ भी ह्रासमान होगा। और फिर यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू इधर बढ़ने पर अब एफ एक्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 2 पाई/3 से 2 पाई तक ये वर्धमान होगा। यहाँ से हमको पता चल रही है, क्या पता चल रहा है कि जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स के जो ग्राफ प्राप्त किए हैं उसमें हमेशा इसके जैसा नहीं हो रहा है, जैसे इसमें हमेशा बढ़ते ही जा रहा है और इसमें हमेशा घटते ही जा रहा है, लेकिन इसमें कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। जैसे 0 से पाई तक, पाई/2 तक एक्स और एफ एक्स दोनों बढ़ रहा है, और यहाँ से पाई/2 से लेकर पाई तक एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन एफ एक्स घट रही है। तो एकदम से ना तो ये कहीं पर इसके जैसा बढ़िए रहा है एफ एक्स का मान, और नहीं तो घटिए रहा है। कहीं कहीं पर छोटे छोटे गैप के लिए, छोटे छोटे अंतराल के लिए एफ एक्स का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग अंतराल के रूप में ह्रासमान और वर्धमान बतलाते हैं। हम बतला देते हैं कि फलन के इतने अंतराल में, इतने इंटरवल में ये वर्धमान होते हैं, इतने इंटरवल में ये ह्रासमान होते हैं, इतने इंटरवल में पाई से लेकर 2 पाई/3 तक फिर से ह्रासमान होते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह में के ग्राफ में इस तरह के फलनों को एक इंटरवल को लेकर, एक अंतराल को लेकर बतलाना पड़ता है। तो हम लोग एक और बात सीखते हैं कि क्या किसी फलन के ह्रासमान और वर्धमान को जानने के लिए क्या हमेशा ग्राफ का ही यूज करना पड़ेगा, या ग्राफ के अलावे कोई अन्य उपाय है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्रासमान और वर्धमान फलनों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आराम से हम इसी को लेकर काट के दिखाते हैं आप, ठीक है। देखिए हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से 0 से लेके पाई/2 तक ले लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, आराम से देखते रहिएगा, 0 से लेकर पाई/2 तक, ये पाई/2 रही और यह आपका 0 रहा। तो अगर आप 0 से लेके पाई/2 तक किसी भी बिंदु पर आप ग्राफ खींचिए, किसी भी बिंदु पर ध्यान से देखिएगा, किसी भी बिंदु पर आप ग्राफ खींचेंगे, यहाँ खींचते हैं तो ये 90 डिग्री से कम होगा। फिर इस बिंदु पर अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो यह भी 90 डिग्री से कम होगा। किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर अगर ग्राफ खींचते हैं तो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री से कम होगा। इसका अर्थ है कि जब ये वर्धमान होती है तो थीटा का जो मान होता है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होती है 0 से 90 के बीच, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बड़ी आराम से देखेंगे, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan थीटा का मान पॉजिटिव होती है, और जब tan थीटा का मान पॉजिटिव होती है अर्थात f' x इज ग्रेटर देन 0। यहां से सुनेंगे हम लोग कि जो जब तक फलन वर्धमान होती है उसमें tan थीटा प्लस में होती है, और जब tan थीटा प्लस में होगी तो f' x इज ग्रेटर देन 0। एक और इसी से हम लोग उदाहरण लेते हैं, यहाँ समझते जाएंगे। हम मान लिया कि पाई/2 से लेकर पाई वाला ग्राफ को ले रहे हैं, पाई/2 से लेकर पाई वाले ग्राफ को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पता चलती है कि आप इस बिंदु पर अगर आप ग्राफ खींचते हैं, रुक जाइए ठीक है, ये पाई/2 से लेकर पाई तक वाला ग्राफ ले लिए। देखिए ये ग्राफ ले लिए, आप इसमें किसी एक बिंदु पर खींचिए स्पर्श रेखा, यहाँ पर तब ना ढाल निकाल पाएंगे, इसकी ढाल निकालना चाह रहे हैं
तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिए धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री से बड़ा है। आप किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर खींचिए तो इस बिंदु पर भी जो स्पर्श रेखा आएगी ये भी 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसका अर्थ है कि ये जो ह्रस्वमान फलन जो है, नहीं, ह्रस्वमान जो फलन है उस ह्रस्वमान फलन में जो थीटा का जो मान आ रहा है वो 90 से बड़ा आ रहा है। और जब 90 से बड़ा आएगा तो आपको तो पता है कि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, नहीं 90 और 180 के बीच में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो tan थीटा होते हैं वो तो माइनस में होते हैं, और जब tan थीटा माइनस में होते हैं तो f डैश x इज लेस देन 0। आपको पता है ना कि tan थीटा को ही f डैश x कहते हैं, और जब tan थीटा माइनस में, इसका अर्थ है कि f डैश x का मान 0 से छोटा होगा। तो ये ह्रस्वमान फलन हो गया। तो यहाँ से एक हम ह्रस्वमान और वर्धमान फलनों की जानकारी इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या भाई? कि जिस फलन की डिफरेंशिएशन, ध्यान देंगे, अगर शून्य से बड़ा होगा, f डैश x का मान इज ग्रेटर देन 0 तो वो वर्धमान होगी, और लेस देन 0 तो ह्रस्वमान होगी। ठीक है, यहां से अब ह्रस्वमान और वर्धमान फलन को ज्ञात करने के लिए हम बार बार अब ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी फलन आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें आप ग्राफ बनाना काफी कठिन हो जाएगी। तो उसको ज्ञात करने, उसको जानकारी के लिए अब हम लोग एक साधारण से उपाय ढूंढ निकाले हैं कि अगर f डैश x के मान 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगी, और 0 से छोटा होगा तो ह्रस्वमान होगा। एक और बात देखते हैं, अगर आप 90 डिग्री पर देखें, आराम से देखिएगा, 90 डिग्री पर अगर हम देखें स्पर्श रेखा, तो 90 डिग्री पर ये पैरेलल होती है। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल एक्स अक्ष के साथ पैरेलल होगी। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। कब? 90 डिग्री पर। तो जब थीटा इक्वल टू 90 क्या होगा, हाँ 90 डिग्री जब होगी यहाँ पर, इस बिंदु पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये थीटा कौन सी है? स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ बनाएगी। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ कोई कोने नहीं बना रही क्योंकि समानांतर है। तो यहाँ पर अगर आप ढाल निकालेंगे तो tan 0 का मान 0। इसका अर्थ है कि इस ग्राफ में जो आप वर्धमान फलन के लिए दिखा रहे हैं, इसमें एक 0 भी आ रहा है tan थीटा का मान। तो आप यहाँ पर जो f डैश x देंगे वह 0 के बराबर भी देंगे और 0 से बड़ा भी देंगे। यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर आप ग्राफ खींचेंगे तो स्पर्श रेखा समानांतर हो जाएगी। जब स्पर्श रेखा समानांतर हो जाएगी तो समानांतर रेखा की ढाल शून्य होती है। तो इसका अर्थ है कि ह्रस्वमान फलन में ढाल शून्य भी हो जाती है, नहीं तो शून्य से छोटा भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम f डैश x को इक्वल टू का भी चिन्ह देंगे और लेस देन का भी, मैंने 0 के बराबर या 0 से छोटा। तो अब आप ऐसे पहचान पाएंगे कि वर्धमान फलन में डिफरेंशिएशन निकालने पर शून्य के बराबर या उससे बड़ा, और आपके ह्रस्वमान फलन में शून्य से छोटा या उसके बराबर होते हैं। तो हमारे ये दूसरी पहचानने की तरीका आया ह्रस्वमान और वर्धमान फलनों को। अब ग्राफ बार बार नहीं खींचेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग एफ एक्स बराबर साइन एक्स के जो ग्राफ खींचे थे और उस पर हम चेक कर लिए थे कि कब वर्धमान और कब ह्रस्वमान होंगे। तो सबके लिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसमें आपको देखिए, इसमें आपको दिखाया गया कि इसमें हमेशा कोई फलन जो है वह, यह फलन जो है हमेशा के लिए न तो ह्रस्वमान है न ही वर्धमान है, बल्कि किसी एक निश्चित अंतराल में, निश्चित इंटरवल में, जैसे 0 से π/2 तक ये वर्धमान होगी, फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान घट रहा है, π से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 तक, इस अंतराल में यह ह्रस्वमान होगा। फिर 3π/2 से लेकर 2π तक ये वर्धमान होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ ऐसे फलन होते हैं जो अंतराल के रूप में आप उसे वर्धमान और ह्रस्वमान दिखाते हैं कि इतने दूर में वर्धमान होगा, इतने दूर में ह्रस्वमान होगा। तो इसमें आपको 2 टाइप में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप बड़ी आराम से देखेंगे कौन कौन से। यहाँ क्वेश्चन पूछने की तरीका देखिए क्या है। फर्स्ट टाइप में
पहला टाइप क्या करेगा कि आपको अंतराल दे देगा और कहेगा जैसे 0 से π/2 दे दिया और कहेगा कि साबित कीजिए कि 0 से π/2 में f(x) बराबर sin x एक वर्धमान फलन है। मतलब पहली टाइप में क्वेश्चन देगा, पहली टाइप में क्वेश्चन दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान है अथवा ह्रासमान है। आप क्वेश्चन की टाइप याद रखेंगे, क्वेश्चन इसी टाइप पर पूरा लेसन बनेंगे, अथवा ह्रासमान है। तो पहली टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। दूसरी टाइप में क्या करेगा, दूसरी टाइप में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको ये क्या करता है कि अब की बार में फलन दे देगा और फलन देने के बाद में पूछेगा कि किस अंतराल में वह वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। इसमें क्या कहते, इसमें अंतराले दे दिया था और आपको साबित करना था कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, लेकिन अगली बार में आपको फलन दे देगा और फलन देने के बाद पूछ देगा अंतरालवे कि कौन सी अंतराल में वर्धमान है और कौन सी में ह्रासमान है। मतलब कहने का सेकंड टाइप में क्या करेगा कि दिए गए फलन को वर्धमान एवं ह्रासमान होने के लिए अंतराल ज्ञात करें। तो ये कुल मिलाकर दो टाइप में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब आपके सामने कुछ ग्राफ रखे हैं, कुछ चित्र बनाए हैं, इन चित्रों से हम लोग समझेंगे कि कौन सी वर्धमान है, कौन सी ह्रासमान है और कौन सी एक नया शब्द जुड़ रहा है निरंतर वर्धमान है और कौन सी निरंतर ह्रासमान फलन है, और कब कोई फलन न तो वर्धमान होगी और न तो ह्रासमान होगी। अब यहाँ पर देखिए ये वर्धमान फलन है, यहाँ पर यह एक वर्धमान फलन है। वो इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि f' का जो वैल्यू है, जो इसमें f' मतलब समझ रहे हैं tan थीटा। तो जो f' की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है कि हमेशा 90 डिग्री से छोटा, कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे 90 डिग्री ही कोण बनाएगा तो tan थीटा प्लस में होगी। मतलब यहाँ पर f' का मान ग्रेटर देन 0। एक बात और खास बात है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ इस इतने दूर के लिए इस अंतराल के लिए जो ग्राफ है वो x अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। तो समानांतर रेखाओं की ढाल 0 होती है। मैंने यहाँ भी देखिए इधर तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन इतने दूर के लिए f' का मान 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि f' ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग वर्धमान फलन कहेंगे। इसमें क्या होगा, अगर कोई अंतराल x होगी तो x में देखिए 0 शामिल है, तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल लेंगे, बड़ा इंटरवल ए बी में, ठीक है, जिसमें ए भी शामिल होगा बी भी शामिल होगा। इसके लिए जब भी आप वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए बात करें तो इंटरवल अवश्य ले, है ना, इंटरवल लेने योग्य है। तो आप इसमें बड़ा इंटरवल दिखाते हैं और क्योंकि 0 के बराबर है ना, तो जब बराबर होगा तो आप तो पढ़े इंटरवल के समय इसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठ होता है जब 0 शामिल हो। तो इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निरंतर वर्धमान फलन है, ये केवल वर्धमान फलन, ये निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन कहने का तात्पर्य है कि ये हमेशा बढ़ते जाएगा, ये इसके जैसा नहीं है कि कुछ समय के लिए 0 हो जाएगा। देखिए ना, इसमें कुछ समय के लिए 0 हो जा रहा है इतना अंतराल के लिए, लेकिन इसमें आप कहीं स्पर्श रेखा ऐसा नहीं खींचेंगे जो 90 डिग्री के बराबर होगा, हमेशा 90 डिग्री से बड़ा हो, माने छोटा होगा कोण। और इसका अर्थ है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। जब 90 डिग्री से छोटा कोण होगी तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, इधर tan थीटा का मान प्लस में होगा। मतलब क्या कि कभी भी f' का मान 0 के बराबर नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब f' 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर का भी चिन्ह है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये निरंतर वर्धमान कहलाएगा। तो इसके लिए आप इंटरवल लेंगे
ओपन इंटरवल हम लोग लेते हैं, नहीं जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है, हम लोग उसमें खुला अंतराल लेते हैं। तो इस तरह से आपको होगा निरंतर वर्धमान में। इसके बाद में देखते हैं कि ह्रासमान फलन। इसमें देखिए ह्रासमान फलन में इसमें भी देखिए तो यहाँ समानांतर हो जा रहा है, तो एफ डैश एक्स के मान यहाँ 0 से केवल छोटा ही नहीं है बल्कि इतने समय के लिए बराबर भी हो जा रहा है, तो फिर इसको हम लोग ह्रासमान फलन कहेंगे। और यह एक्स इस जो होगा वह अंतराल होगा ए बी क्लोज इंटरवल में, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। अब देखिए अगर कोई ऐसा हो जो हमेशा घटता ही रहे, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें क्या किया गया है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें आप जीरो जो ये है जीरो के बराबर कर सकते हैं। जैसे इसमें समानांतर आ गया था जो 0 के बराबर आ गया एफ डैश एक्स के मान, इसमें एफ डैश एक्स हमेशा 0 से छोटा है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसमें जो इंटरवल लेंगे वह ओपन इंटरवल लेंगे ए बी। तो हम इस प्रकार से ह्रासमान और वर्धमान फलन को देख लिए, और निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान दोनों में अंतर आप समझिए। अगर वर्धमान होगा तो इक्वल टू 0 के बराबर भी होगा एफ डैश एक्स का मान और उससे बड़ा होगा, उस समय आप क्लोज इंटरवल लीजिएगा, ठीक है, केवल वर्धमान में। और अगर निरंतर वर्धमान मान हमेशा बढ़ता रहे, ठीक है, तो इसमें एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये उसमें ओपन इंटरवल लेंगे इसमें, और इसमें ह्रासमान फलन में हमेशा 0 से छोटा होगा और 0 के बराबर भी होगा, ठीक है, इसमें क्लोज इंटरवल लीजिएगा। और निरंतर में हमेशा 0 से छोटा होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, इसमें ओपन इंटरवल लेंगे। अब सुनिए, इसमें न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान फलन का यह है। तो आप सोच रहे हैं सर जिसमें इसी तरह जिसमें इसमें साइन एक्स का कर रहे थे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक वर्धमान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ह्रासमान है, फिर यहाँ ह्रासमान है, ये वर्धमान। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें वर्धमान ह्रासमान दोनों है, और आप कह रहे हैं कि न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इसमें एक ही बार शुरू से लेके अंत तक कह रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक न तो एकदम से वर्धमाने है और न ही एकदम से ह्रासमाने है। नहीं समझे क्या? यहां से लेकर यहां तक आप आएंगे तो एफ डैश एक्स का मान इतना दूर के लिए ग्रेटर देन 0 और फिर इतना दूर के लिए लेस देन 0। न तो एकदम से 0 से बड़े हो जा रहा है, नहीं तो एकदम से छोटे हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको ये जो होगी न तो वर्धमान होगी और न तो ह्रासमान होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। अगर एक साथ दोनों चला है, वर्धमान और ह्रासमान, जिस अंतराल एक बड़ा अंतराल दे दे और उस अंतराल में दोनों शामिल हो जाए, ग्रेटर देन और लेस देन, तो फिर न तो वर्धमान होगी और न ही ह्रासमान होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं, उदाहरण, तो आप उससे बेहतर समझ पाएंगे। तो आपको जितने सारे अभी तक थ्योरी बताए हैं उसको हम एक लाइन यहाँ पर एक लाइन में लिख दिए, इसे नोट कर लेंगे। पहला है कि अभी हम लोग सीख जाए कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एफ वर्धमान होगा। और आप लोग याद रखेंगे जब इक्वल टू का चिन्ह होगा तो इसमें क्लोज इंटरवल लेंगे, इसमें बंद अंतराल लेंगे। जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, केवल इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो निरंतर वर्धमान होगी। और इसमें हम लोग स्मॉल कोष्ट लेंगे, माने ओपन इंटरवल लेंगे। इसमें अगर लेस देन एंड इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स का मान, तो हमेशा ये माने ये एफ जो है ह्रासमान होगी। और इस कंडीशन में जब ह्रासमान होगा तो इस कंडीशन में आप क्लोज इंटरवल लेंगे। इसके बाद में जब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो इस समय आपको निरंतर ह्रासमान होगा, इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे ना, इसमें भी आप ओपन इंटरवल लेंगे। और जब किसी बड़े अंतराल के लिए दोनों मान आ जाए, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा भी आ जाए छोटा भी आ जाए, तो न तो फलन ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। तो हम आपको उदाहरण लिए, एक उदाहरण है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान होगा। दूसरी साबित करनी है कि पाई से लेकर 2 पाई में निरंतर वर्धमान होगा। और तीसरी साबित करनी है 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। तो सिंपल बात है, देखिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। जब एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है, ध्यान से देखेंगे, तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर आप समझिए पहली बात
कि 0 से लेके पाई के बीच में। तो आप साइन के चिन्ह पर थोड़ा ध्यान देंगे, आपको चिन्ह तो आना चाहिए त्रिकोणमिति के। ये 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 0 से पाई, 0 से पाई जो इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी साइन का मान प्लस में। देखिए एफ डैश एक्स हमें काम है, एफ डैश एक्स का मान पता लगाना है। इसमें भी साइन का मान प्लस है, इसमें भी साइन का मान प्लस है। इसका अर्थ क्या है कि 0 से पाई में साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, माने प्लस में है। देख लीजिए 0 से पाई तक के बीच में प्लस में होता है। तो जब ग्रेटर देन 0 तो आप सोचेंगे कि एफ डैश एक्स की मान क्या हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 नहीं क्या। अब सोचिए अगर आप साइन के जगह कोई प्लस अंक लिख देते हैं तो हाई माइनसवा के चलते वो माइनस में होगा कि नहीं। हम तो पता है कि 0 से पाई के बीच में हाई प्लस में, जैसे मान लीजिए +1 आ गया, ठीक। तो हम अगर साइन के जगह +1 लिखते हैं हाई माइनस के चलते, बोलिए क्या मान आएगा, एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नहीं आएगा क्या, आया ना जी, इस माइनस के कारण ये माइनस में आ गया। तो यही लिखे हैं कि 0 से पाई में साइन का मान तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हाई माइनस के चलते एफ डैश एक्स का मान माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जब आ जाएगी तो लेस देन 0, और लेस देन 0 होने पर ये क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अतः x इज एलिमेंट ऑफ 0 to पाई में fx निरंतर ह्रासमान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। इसमें सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड दिया है पाई से 2 पाई। तो पाई से अब 2 पाई के बीच पता लगाइए साइन का चिन्ह क्या होता है। 2 पाई में साइन एक्स, देखिए पाई से लेकर 2 पाई मैंने 180 से लेकर 360, इसमें भी साइन का मान माइनस में, इसमें भी साइन का मान माइनस में, ये दोनों माइनस में होते हैं। तो साइन एक्स इज लेस देन 0, साइन एक्स का मान 0 से छोटा होता है। तो आप बताइए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, जब ये माइनस में रखेंगे और यह भी माइनस में, तो हाई माइनस होगा, साइन का मान माइनस में है, वो पहले से माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब तो हम क्या कहते हैं, 0 से बड़ा होने पर एफ निरंतर वर्तमान होगा। अतः x इज एलिमेंट ऑफ पाई से 2 पाई में निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर वर्तमान ना, सॉरी वर्तमान होगा। और इसी तरह से आप देख लीजिए तीसरा नंबर, साबित करना है कि 0 से लेकर 2 पाई में न तो वर्तमान नहीं ह्रासमान। सुनिए 0 से लेकर 360 डिग्री में प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में आ रहा है, तो लिख दीजिए ना कि 0 से 2 पाई। अब एक ही बार यहां से लेकर यहां तक दिखा रहा है हाई, ठीक है। मतलब क्या कहने का अर्थ है कि 0 से लेकर 2 पाई यहां तक, तो इतना दूर प्लस और इतना दूर माइनस, मतलब दोनों में आ रहा है। 0 से लेकर 2 पाई में डायरेक्ट लिख दीजिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एवं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दोनों है। अतः 0 से 2 पाई में अगर दोनों आ जाए लेस देन और ग्रेटर देन, तो क्या लिखेंगे आप, एफ न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इजी रहा आपका लेसन, पूरा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेकेंड टाइप पर है। जैसे पहला वाला आप क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या किया गया था कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के लिए आपको अंतराल दिया गया था और आपको उसमें साबित करना था कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो वो अंतराल के बीच में। लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि इसमें आपको अंतराल को ही ज्ञात करना है। उसमें अंतराल दिया गया था, इसमें अंतराल ज्ञात करनी है। दिया है कि fx बराबर x² - 4x में वह अंतराल बताइए जिसमें fx वर्धमान तथा ह्रासमान है।
तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए एक आध स्टेप पर ध्यान देते हैं। स्टेप आप देखते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में अगर आपको पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया है। अब फर्स्ट स्टेप जब करेंगे तो इसमें आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक, एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x है ना, n इंटू एक्स बाई n माइनस 1 और इसकी 4, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे। जब अंतराल आपको ज्ञात करने के लिए कहे तो आप स्टेप पर ध्यान देंगे, सब में एक ही प्रोसेस होगी, एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने का तात्पर्य है कि 2x माइनस 4 को आप 0 के बराबर कर रहे हैं। तो फिर 2x बराबर 4 या x बराबर 4/2 कट के क्या आएगा 2, तो x का मान 2 आ गया। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप जो थर्ड होगी आपकी, इसमें एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इस संख्या रेखा में x की वैल्यू 2 है, तो बीच में कहीं पर 2 लिख देंगे, ठीक। 2 के बाद आप इधर आते हैं, इधर इस साइड में, तो ये माइनस इन्फिनिटी, और आप दाएं साइड बढ़ते हैं तो प्लस इन्फिनिटी। नहीं, 2 1 0 -1 -2 -3 -4 करते करते माइनस इन्फिनिटी, इधर 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 प्लस अनंत तक, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 इंटरवल मिली, कौन कौन से, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और दूसरी इंटरवल है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो दोनों इंटरवल में आपको चेक करनी है कि किसमें एफ डैश एक्स का मान प्लस में आ रहा है और किसमें माइनस में आ रहा है। अब आप सोचिए, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में, 2 से लेके इस साइड में, 2 से छोटा जितने अंक हैं, आप अंक को क्या कीजिए ना कि अच्छा, जिसमें एफ एक्स इसमें जोड़ देना चाहिए था निरंतर वर्धमान तथा निरंतर ह्रासमान, ठीक है, निरंतर सब जोड़ देते हैं, निरंतर ह्रासमान। अब 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 से माइनस इन्फिनिटी जो है, इसमें क्या करते हैं कि अंतराल में, इस अंतराल में क्या होगा ना कि 2 से छोटे अंक कोई ले लीजिए, 2 से छोटे कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 -2 -3, और लेकर आप क्या कीजिए कि एफ डैश एक्स में रखिए, क्या 0 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, ये चेक करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 0 ले रहे हैं, बढ़िया। तो अगर आप x बराबर 0 ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स निकालिए यहाँ से, एफ डैश एक्स में 2 गुना 0 - 4 कितना आएगा -4, माने <0, ठीक है। इसका अर्थ है कि इस इंटरवल में 2 से छोटे जितने भी अंक आप रख लेंगे, आप 2 से छोटा कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी 0 रख के दिखाइए कि -1 -2 सब रखेंगे तो 0 से छोटा आएगा मान, चेक कर लीजिएगा ना रखकर, मतलब क्या एफ डैश एक्स इज <0। इसका अर्थ है कि इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, अतः यहां लिख देते हैं, अतः -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। अच्छा, निरंतर ह्रासमान कह रहा है तो निरंतर में यहाँ पर ओपन इंटरवल देते हैं। अगर केवल ह्रासमान कहता तब तो बड़ा कोष्ठ देते हैं, इधर तो हमेशा छोटा ही रहता है, लेकिन इसमें क्या करें निरंतर ह्रासमान, तो डायरेक्ट लिखिए छोटा कोष्ठ ओपन है ना जी, आपको बताया था ना निरंतर ह्रासमान में क्या करेंगे, ओपन इंटरवल देंगे, और निरंतर वर्धमान में भी ओपन इंटरवल। अतः इसमें एफ निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि क्वेश्चन निरंतर ह्रासमान पूछ रहा है, निरंतर वर्धमान पूछ रहा है, निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच, तो 2 से बड़ा कोई भी अंक रख दीजिए, 3 4 5 6 कुछ भी एफ डैश एक्स में रखिए x के जगह। तो मान लेते हैं कि 2 से बड़ा हम 3 ही रखते हैं, x की जगह 3, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश 3, 2 गुना x के जगह 3 लिखिए -4, ये क्या होगा जी 3 दूनी 6 -4 बराबर 2, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आया ना। इसका अर्थ है कि 2 से बड़ा रखने पर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इतने इंटरवल में ये निरंतर वर्धमान होगा, तथा क्या 2 से लेके इन्फिनिटी में एफ निरंतर वर्धमान होगा, ठीक।
बढ़िया। तो ये आपको इस तरह से, अगर आपको निरंतर की जगह केवल वर्धमान का है तो फिर यहाँ पर आपको बड़ा कोष्ठ लगाना होगा, और लेकिन निरंतर का रहा है तो फिर आपको पे इंटरवल देंगे, छोटा कोष्ठ देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको इस तरह से अगर दे दिया जाए कि f(x) = 7x - 3, तो इसमें आपको बताना है कि निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए, आप f' निकालेंगे ना, तो 7 × 1, इसका तो 1 आएगा, 0 बराबर 7। तो इसमें भाई x आया ही नहीं, तो जब x आया ही नहीं तो x की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, या फिर ये कहिए ना x की कुछ भी वैल्यू रखे साथ ही हमेशा साथ ही माना है। अब x अइबे नहीं किया है, तो आप जैसे f' को 0 के बराबर करते तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 निकाल पाए। इसे f' को क्या 7 बराबर 0 करे? नहीं, इसमें x रहता तब ना 7 बराबर 0 करते, इसमें x है ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि x के किसी भी मान के लिए f' का मान हमेशा 7 रहेगा, अर्थात f' लिख दे रहे हैं ना कि f' इज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, 7 ही रहेगा। अतः यहाँ लिख दीजिए x के किसी भी मान के लिए f निरंतर वर्धमान होगा। इसमें आपको इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है, निरंतर वर्धमान होगा। इसमें कोई, हमें जब x है ही नहीं ना, तो आप समझिए कि x की कोई भी वैल्यू दीजिए वो हमेशा वर्धमान होगा, इसमें कोई इंटरवल वगैरह की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए। आप लोग क्या करेंगे ना कि इस आधार पर पूरे लेसन को बनाएंगे, आपसे लेसन बहुत सारे बन जाएंगे। शायद शुरुआत के 1-2 प्रश्न अगर नहीं भी बनते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शुरुआत प्रश्न कुछ इसके जैसा है जो अभी हमने इसको बताया, तो इसके ही जैसा आपके प्रश्न दिए गए हैं। और बाकी सब 2 टाइप के उदाहरण दिए हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों टाइप उदाहरण आपको बता दिए हैं। बस इन्हीं टाइप पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लेसन पूरा बनाइए और आप पूरा क्लियर कर लीजिए बनाने के बाद में, और बनाकर आप हमें कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा आप बना पाए हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि लेसन को देखते हैं जो आपसे नहीं क्वेश्चन बनते हैं, पर आप बनाकर जरूर हमें बताइए, है ना, कि कौन कौन से बन चुके हैं।